दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी डायलॉग्स में। जैसे कि हमने आपसे वादा करा था उसके अकॉर्डिंग MCQ की सीरीज़ की ये पहली वीडियो है जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करा है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इस वीडियो से आपकी रिवीजन तो होगी ही, साथ में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए अपने आप को अपडेट रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुँच जाए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि हु वॉन द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023, मतलब 2023 का रमन मैग्सेसे अवार्ड किसने जीता है। पहला ऑप्शन है रवीश कुमार, दूसरा है आर रविकन्नन, तीसरा है फिरदौसी कादरी और चौथा है सोनम वांगचुक। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि आपको पहले हर क्वेश्चन को देखना है, वीडियो को पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, फिर आपको सही आंसर पे जाना है। इसलिए वीडियो को पॉज करो और फिर सही क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। चलिए सही क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर है आर रविकन्नन। आर रविकन्नन को 2023 का रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कैंसर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करा है और ये इंडिया के हैं, इंडियन है। चलो अब पहली बात हम ये देखते हैं कि रमन मैग्सेसे अवार्ड क्या है। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये पहली बात तो ये है ये एशिया में दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड को दे दिया, यूरोप वगैरह सबको दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये एशिया बेस्ड अवार्ड है। ये इंडिविजुअल हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसा नहीं कि केवल इंडिविजुअल को दिया जाएगा या केवल ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाएगा, किसी को भी दे सकते हैं। तीसरी बात, ये एनुअली दिया जाता है। इसका मतलब ये हर साल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर 2 साल में एक बार दिया जा रहा है, 4 साल में एक बार दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है, हर साल दिया जाता है। ठीक है। अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, शायद ऐसा मेरा मानना है उन्होंने रवीश कुमार को शायद ऑप्ट करा होगा, लेकिन आंसर गलत है। हाँ, ये सारे के सारे जितने भी मैंने ऑप्शन दिए हैं ये सभी ने रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है। रवीश कुमार ने 2019 में रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है, फिरदौसी कादरी ने 2021 में जीता है और सोनम वांगचुक ने जो जीता है 2018 में जीता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि हमारी इंडिया के आर रविकन्नन ने ये अवार्ड जीता है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द थीम ऑफ इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी वासुदेव कुटुंबकम इंस्पायर्ड बाय विच एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट। यहाँ पर ये पूछा गया है। देखो, आप सबको ये पता होगा कि हमारी इंडिया ने पहली बार G20 की प्रेसिडेंसी करी है जो कि इंडिया में करी थी। वहाँ पे थीम था वासुदेव कुटुंबकम। बस क्वेश्चन यही पूछ रहा है ये जो वासुदेव कुटुंबकम है ना, ये कौन से संस्कृत टेक्स्ट से लिया गया है। G20 के क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने की उनकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन है पृथ्वी उपनिषद, सूरजग्य उपनिषद, चंद्रोग्य उपनिषद, महा उपनिषद। ठीक है, इसका सही आंसर है महा उपनिषद। इसको आप रट लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा। ठीक है, यहाँ पे वासुदेव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है, महा उपनिषद से। ठीक है, अब जो महा उपनिषद है ये बताता है कि सारे लिविंग बींग्स, चाहे वो ह्यूमन हो, ठीक है, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इन सब का एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन होता है, ये बता रहे हैं हमें। दूसरी बात ये बोलता है कि ये सारे इंटरकनेक्टेड तो हैं और ये सारे के सारे अर्थ पर रहते हैं। तो इन सब का कनेक्शन क्या हुआ, अर्थ के साथ हुआ। और जो हमारी अर्थ है वो कहाँ पर है, वो है यूनिवर्स में। तो अर्थ का कनेक्शन यूनिवर्स में हुआ और इन सब का कनेक्शन, क्योंकि ये अर्थ पर रह रहे हैं तो इनडायरेक्टली इनका कनेक्शन भी यूनिवर्स से हुआ। बस महा उपनिषद यही बता रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है, हाँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट कर लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप इनको देख लोगे, उसके बाद आप इनको भूल जाओगे। ठीक है, तो अपनी कॉपी पेन के साथ बैठिए और इनको अभी लिख लो, एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है विद द रेफरेंस टू आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 क्या बताता है, मतलब वो क्या क्या बोल रहा है, इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट देनी है। ये क्वेश्चन में आने की पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि 2-3 महीने पहले, ठीक है, पिछले 2-3 महीने पहले ये क्वेश्चन जो था, इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया का नाम इंडिया है या भारत है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। तो ये क्वेश्चन पूछेगा एग्ज़ाम में। तो पहला ऑप्शन है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी फेडरेशन ऑफ स्टेट। सेकेंड ऑप्शन है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट। तीसरा है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट।
चौथा है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी रिपब्लिक ऑफ स्टेट। देखिए इसका जो आंसर है, अगर हमने पॉलिटी पढ़ी होगी तो सबसे पहले हमें आर्टिकल 1 में दिख जाता है। इसका सही आंसर है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें नहीं पढ़ी होगी, तो उसको वो सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमें इन शब्दों को समझना पड़ेगा। फेडरेशन क्या है, कन्फेडरेशन क्या है, यूनियन क्या है, रिपब्लिक क्या है। ठीक है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि फेडरेशन क्या है। फेडरेशन, अगर आपको इन सब के मतलब पता होंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन के आंसर को लगा सकते हो। फेडरेशन का मतलब है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, आप पूछोगे एग्रीमेंट से क्या हुआ? ठीक है, मैं बताती हूँ। एग्रीमेंट का मतलब हो गया जैसे कि ये 3 स्टेट हैं, ठीक है, इन सब ने एग्रीमेंट करा। ये है स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी, और बोला चलो हम सब मिलके अपनी एक कंट्री बनाते हैं जिसका नाम होगा डी। तो ऐसी कंट्री जो बनी उसको हम बोलेंगे डी कंट्री। डी नाम की एक कंट्री बन गई। ठीक है, अब लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि एग्रीमेंट जो होता है ना, वो हमेशा के लिए कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक फेडरेशन का ये है, वो कभी भी टूट जाता है। जब वो टूट जाएगा तो जो डी नाम की जो कंट्री है वो ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म होगी। अब जो ख़त्म होगी, जिन स्टेटों के इन ए बी सी स्टेट के बीच में जो भी फेडरेशन एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो जाएगा। फिर अलग से क्या हुआ, अब अलग से कंट्री बी है, कंट्री ए है और कंट्री सी है। इस टाइप का फेडरेशन हमें यूएस में मिलता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिलता है। ठीक है, और अगर हम पहले की बात करें तो यूएसएसआर था ना, यूएसएसआर, ये भी यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर, ये भी पहले फेडरेशन एक एग्रीमेंट से बना हुआ था। लेकिन जब इनका फेडरेशन टूट गया तो ये 15 अलग कंट्रीज़ में अलग अलग हो गए। तब से एक रशिया बना और साथ में अलग बाकी कंट्रीज़ बनी। चलो अब ये समझते हैं। अब मुझे पता है कि आपको ये समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कन्फेडरेशन का मतलब क्या है। कन्फेडरेशन आजकल नहीं दिखता है। कन्फेडरेशन का मतलब है कि ऐसे देश जिनके राज्य आसानी से टूटकर अलग हो सकते हैं। ये आज की पीरियड में नहीं मिलता है, ये तब मिलता था मेडिवल पीरियड के टाइम पे, कि मानो एक किंगडम है, यहाँ पर सेनापति या किसी को भी ये एरिया दे दिया कि जाओ आप इस पर कंट्रोल करो। सेनापति ने बोलिया कि ठीक है भैया, अब तो ये मेरा ही एरिया है, अब मैं ही इसका राजा हूँ, और अपना अलग से इस पर रूल करने लग गया। तो ये हो गया कन्फेडरेशन। ये मौर्य पीरियड हो गया, और मराठा पीरियड, मुगल पीरियड, वहाँ पे देखने को मिलता था। ठीक है, और यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन जो है हमारी इंडिया में, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन का मतलब क्या? एक संगठन है, एकदम एक दूसरे से हम लोग बहुत ही अच्छे से यूनियन है हमारा, कोई यूनियन तोड़ नहीं सकता। यूनियन का मतलब ये हो गया कि एक बार आ गए तो हट नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हट सकते, क्योंकि हमने एग्रीमेंट करा ही नहीं है। जब इंडिया में एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है तो हटेंगे कैसे? ठीक है, ये हो गया यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है? इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। चलिए 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन है कि द 38 पैरेलल डिवाइड्स द विच कंट्री इन ईस्ट एशिया। ठीक है, अब ईस्ट एशिया का मतलब क्या है? ये देखो, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। तो यहाँ पे की बात कर रहे हैं हम लोग ईस्ट के साइड में। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जब भी आपको 38 या फिर पैरेलल लाइन दिखे ना, पैरेलल जब दिखे, तो पैरेलल का मतलब है कि ये लैटीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। लैटीट्यूड आपने सुना होगा, 2 टर्म्स आपने ज्योग्राफी में सुनी होगी, लैटीट्यूड सुनी होगी और एक आपने लॉन्गिट्यूड सुनी होगी। ठीक है, अब जो लैटीट्यूड का मतलब होगा कि पैरेलल, ये अर्थ है, यहाँ पर इक्वेटर है, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे इसके पैरेलल में 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 90 पे आ गया 90 डिग्री नॉर्थ। ये ऐसे करके बढ़ता रहता है। अब ऐसे करा 10 डिग्री साउथ, 20, 30, 40, तो यहाँ हो गया 90 डिग्री साउथ हो गया। तो यहाँ पे ये बात क्या कर लें? पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है? इक्वेटर से पैरेलल वाली लाइन्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब सॉरी लॉन्गिट्यूड नहीं, लैटीट्यूड, ये मैंने गलत बोल दिया। लॉन्गिट्यूड हो गया कि यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो नॉर्थ और साउथ पोल को जो जोड़ती हैं वो लाइनें, लंबी लंबी लाइन है, वो हो गया लॉन्गिट्यूड। लंबी का मतलब हो गया लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इतना आप समझ लो अभी फ़िलहाल के लिए कि लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटीट्यूड क्या है। यहाँ पर बात हुई है 38 पैरेलल, मतलब कि 38 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड की। ठीक है, जो कि
ईस्ट एशिया में, मतलब कि यहाँ पर इस साइड में है, ईस्ट एशिया में। तो यहाँ पे अर्थ में हमने बनाया, यहाँ पे हो गया इक्वेटर है, 0 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं इस साइड में वो एग्जिस्ट करती होगी, कि चाहे चाइना हो, नॉर्थ कोरिया हो, रशिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, साउथ कोरिया, जापान। अब हमें देखना है, तो इसका सही आंसर है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अब जैसे कि ये हो गया, ये है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है। यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पर निकलती है वो 38 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड की लाइन निकल रही है। तो इसको डिवाइड करने वाली होगी ये नॉर्थ कोरिया और ये होगी साउथ कोरिया, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल क्या डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है। उसका आंसर होता है कि अंडमान निकोबार और अंडमान को और निकोबार को ये डिवाइड करता है 10 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो अब मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा 38 डिग्री पैरेलल का मतलब क्या होता है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन है 10 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या है, 20 का 8 डिग्री चैनल का क्या मतलब है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी इज़ क्या है, मिक्स इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, गांधीयन इकोनॉमी है। इसका सही आंसर है हमारी जो इंडिया में जो इकोनॉमी है वो है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या है कि ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों ही फले फूले। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट की डोमिनेंस है या पब्लिक की डोमिनेंस है। अगर प्राइवेट की डोमिनेंस होगी ना तो उस इकोनॉमी को हम बोलेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कि जहाँ पर केवल अमीर लोगों का डोमिनेंस है और गरीबों का यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। लेकिन हमारी इंडिया में सबको बराबर का हक है। आर्टिकल 14 में भी दे रखा है कि सब कॉन्स्टिट्यूशन में कि सबके सब बराबर है। तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों ही बराबर है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसी में भेदभाव नहीं करती है, सबको बराबर का मौका देती है। अगर हम एग्जांपल देखें पब्लिक सेक्टर का, वो है NTPC, ये गवर्नमेंट की मानी जाती है, गवर्नमेंट की माली गवर्नमेंट की होती है। अगर प्राइवेट का देखें तो वो है रिलायंस। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं है कि भैया प्राइवेट सेक्टर हो गया सब कुछ मेरा हो गया। इन सब के सेक्टर में ये सब सेक्टर गवर्नमेंट के एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बस प्राइवेट सेक्टर की मेरा हो गया, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन में काम करते हैं और इनको गवर्नमेंट इनके प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा भी लेती है सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी का क्वेश्चन आए तो इसका इंडियन इकोनॉमी क्या है, वो मिक्स इकोनॉमी है। यहाँ पे सबको बराबर है, पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग कमेटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। पहला है C राजागोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी या डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो थे वो नेशनल फ्लैग कमेटी के चेयरमैन थे। अब देखो इसमें बताने के लिए तो कुछ नहीं है, आप इसको प्लीज़ इसको याद कर लो, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। दोबारा रिपीट करती हूँ कि नेशनल फ्लैग कमेटी मतलब कि नेशनल झंडा कमेटी के जो चेयरमैन थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब है 7वां क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनने से एक्सप्लेनेशन को। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम बोथ प्राइजेस एंड मॉनेटरी इनकम हैव बीन डबल, रियल इनकम क्या होगी अगर किसी टाइम पीरियड में प्राइजेस और मॉनेटरी इनकम दोनों डबल हो जाएं, दो गुनी हो जाएं, तो रियल इनकम क्या होगी, डबल होगी, हाफ होगी, अनचेंज होगी या प्राइस डू नॉट अफेक्ट द रियल इनकम। सही आंसर इसका है अनचेंज। अरे ये अनचेंज कैसे हो गया, हमने तो इसका डबल आंसर लगाया था। सही है, बहुत से बच्चे 90% बच्चे इसका डबल ही आंसर लगाते हैं। अब हम समझते हैं कि अनचेंज इसका आंसर क्यों है। अनचेंज का मतलब कि रियल इनकम जो है वो अनचेंज रहेगी, रियल इनकम वही रहेगी। क्यों रहेगी, मानो अब किसी की इनकम 30,000 थी 10 साल पहले, अब वो हो गई 60,000। देखने में इनकम आपको क्या लग रही है, बढ़ गई है। और उसी टाइम पर 30,000 इनकम है, हमारी चॉकलेट आती थी 10 रुपये की, अब हमारी इनकम जो है वो 60,000 की हो गई, वही जो चॉकलेट है वो 20 रुपये की हो गई है। इसका मतलब भी क्या दिख रहा है कि यहाँ पे तनख्वाह तो हमें बढ़ी हुई दिख रही है, लेकिन साथ में हमारी चॉकलेट का भी प्राइस बढ़ गया है।
इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो पैसे की वैल्यू यहाँ पर गिर गई है। अपने मम्मी पापा से आप पूछना, दादा दादी से पूछना कि जो चीज़ पहले 100 रुपये में आती थी अब वो चीज़ आपको 500 रुपये में मिलेगी। तो आप इसका हिसाब लगा सकते हो कि पैसे की वैल्यू कम हो गई है। यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली बोलें तो यहाँ पर 60,000 रुपये तो इनकम तो हो गई है, लेकिन यहाँ पे 60,000 के में इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन जुड़ी हुई है। मतलब यहाँ पर महंगाई जुड़ी हुई है। जब महंगाई जुड़ी हुई है तो डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर रियल इनकम तो हमारी बढ़ी नहीं है, क्योंकि इनकम तो हमारी वही है जो हम पैसा दे रहे हैं, जो हमें पैसा दिख रहा है कि हमें 60,000 रुपये इनकम हो गई है, लेकिन वो क्या है, वो क्यों हुई है, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन भी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, सामान महंगा हो गया है। समझ गए? तो सामान महंगा हो गया तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ख़रीदने के लिए। जब हम ज़्यादा पैसा ख़रीदने के लिए देंगे तो हमारे पास सेविंग तो उतनी ही बचेगी जो पहले थी। मतलब ज़्यादा सेविंग में हमारे ऊपर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, सेविंग उतनी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्ट क्या हुआ, इन्फ्लेशन का हुआ। तो इस चीज़ से हमने क्या समझा कि यहाँ पर रियल इनकम क्या है, वो चेंज नहीं हुई है। ठीक है, मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप इस क्वेश्चन को प्लीज़ 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 समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए, एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड जम्मू कश्मीर। देखिए इसका आंसर है झारखंड, यहाँ पे डी आ जाएगा, झारखंड है इसका आंसर। ठीक है, अगर हम देखें, अगर मैं आपको स्टैटिक में बताऊं, अगर हम बात करें याद करने की, तो टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट में जाती है, वहाँ से गुजरती है। अब वो स्टेट हैं गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। ये बात होगी, हमने इसको रट लिया। ठीक है, और अगर हम इसको इंडिया के मैप में देखें तो ये यहाँ पर होगा। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये यहाँ कहीं से गुजर रही है। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहीं पर 8 स्टेट को कवर कर लेगी। और अगर हम इसमें, ये तो हमें पता पड़ कि हमें पता है, लेकिन आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए और आपको ये नहीं पता है कि 8 में से कौन कौन में से 8 में निकलती है, और भैया मैं तो कंफ्यूज हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्या याद करा था मैंने, तो हम इसको ट्रिक से देखते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कहाँ होता है, यहाँ होता है। और टॉपिक का कैंसर कहाँ से निकल रही है, यहाँ से, बीच में से, मिडिल में से निकल रही है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड से निकल रही है। तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। फोर्थ ऑप्शन जम्मू कश्मीर भी ऊपर होता है, तो भैया यहाँ तो होगा ही नहीं, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होगी, तो काट दो। और रही बात बिहार की, बिहार को भी हमें पता है, बिहार हिमालय से टच है, वो भी इस साइड है, तो इसको भी काट देंगे। तो आंसर हमारा बचा झारखंड। तो ठीक है, आपको मैंने 2 तरीके बता दिए। एक तरीका है कि आपको याद करना है कि टॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट में से गुजरती है। दूसरा, अगर हमें थोड़ी सी नॉलेज है कि टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजर रही है, कौन से इंडिया में कौन से मिडिल में गुजर रही है, नॉर्थ से गुजर रही है, साउथ से गुजर रही है, तो हम लोग थोड़ा अंदाज़ा लगा के भी हम कर सकते हैं। चलिए, आज की ये क्वेश्चन ही 8 थे हमारे। ठीक है, अब हमें मैं ये बोल रही हूँ, अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो या किसी भी MCQ में आपको डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, और बिल्कुल भी आपको हेजिटेट नहीं होना है कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए, लिखिए, डाउट को हम रिजॉल्व ज़रूर करेंगे। ठीक है, और हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।